Hello students, welcome on Nimbus Learning powered by Engineers Academy. Myself Ranjit Kumar. हेलो, कौन कौन ऑनलाइन है जी? लाइव कौन कौन है? हेलो, वेरी गुड इवनिंग। गौतम, हेलो, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हेलो, अच्छा ये आवाज आ रही है? क्लियर? ठीक है, आइए। पिछली क्लास हमने कौन से नंबर पर छोड़ी थी, एक बार बताना मुझे। कौन से नंबर तक का अपन ने किया था? अपन ने पिछली क्लास में किस नंबर तक डिस्कस किया था? बोलो। अपन ने पिछली क्लास में किस नंबर तक डिस्कस किया था जी? भूल गया सर। गौतम, हैं? भूल जाते हो यार, इतनी जल्दी तुम लोग भूल जाते हो। हैं? देखो, शायद हमने एक खजुराहो चंदेल शासक की बात करी थी, 101 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, 101 नंबर का खजुराहो वाला हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर वो प्रॉब्लम होने लगी थी, तो अपन ने यहीं पर बंद कर दिया था। ठीक है, 102 भी हो गया था। गुड इवनिंग रोहित, उमेश, गुड इवनिंग। 102 भी हो गया था। आइए, आज हम लोग बात करेंगे यहीं से। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस शासन काल में भारत आया था? तो ये भी शायद मैंने बता दिया था। इसका राइट आंसर था देवराय सेकंड। ठीक है, देवराय सेकंड के काल में आया था। और देवराय जो है वो विजयनगर के शासक थे। इनकी वंशावली भी मैंने लिख दी थी। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड भी लिखा था, 1440 ईस्वी में ये भारत आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, 102 भी हो गया था। आइए बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन पर। 103 नंबर का क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। को 103 नंबर का आंसर बताओ। किताब उल हिंद के लेखक अल बरूनी को किस शासक के द्वारा बंदी बनाया गया था? ये कुछ रूलर्स हैं जो किसी के टाइम पीरियड में हुए, जैसे अल बरूनी, उतबी। ठीक है, अल बरूनी, उतबी, फारूकी, कौमा, फिरदौसी। ये वो शासक हैं, सॉरी, ये वो सारे कवि और दरबारी कवि हैं जो महमूद गजनी के काल में हुए। ये सारे के सारे, ये नाम देना, कई बार एग्जाम में पूछा है जी कि फिरदौसी इज रिलेटेड टू विच रूलर। फिरदौसी का संबंध किस शासन काल से है? या अलबरूनी, उतबी, फारूकी, फिरदौसी। ठीक है, तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद लिखी थी। ठीक है, हिंद के रिगार्डिंग ये किताब लिखे, जिसमें इनके आक्रमण करने, लूट पाट और क्या क्या इन्होंने चीजें करी, इन अरबों के आक्रमण की जानकारी हमें मिलती है। एक और किताब है जी, अगर आपने उस किताब का नाम सुना होगा, जिससे अरबों के आक्रमण की हमें जानकारी मिलती है, वो किताब कौन सा है? गौतम, रोहित, उमेश, मुझे बताओगे? जिससे हमें जानकारी मिलती है भारत पर अरबों के आक्रमण की। चचनामा, नाम सुना है? सुना है नाम इसका, चचनामा का? इस चचनामा में भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है, इस बुक से, चचनामा से। ठीक है, तो उसके अलावा, चचनामा के अलावा, किताबुल हिंद भी है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। और ये सारी किताबें महमूद गजनी के काल में लिखी गई। ठीक है, और इससे भारत पर अरबों के आक्रमण की जानकारी मिलती है कि उनके काल में क्या क्या चेंजेस हुए और उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है,
क्लियर हुआ? सर उतबी के बाद क्या लिखा है? उतबी के बाद लिखा है मैंने फिरदौसी, सॉरी उतबी के बाद फारूकी लिखा है और फिर फिरदौसी लिखा है। ठीक है, फारूकी और फिरदौसी, ये चारों का नाम नोट कर लेना। ये सभी के सभी महमूद गजनी के कंटेम्पररी थे। ठीक है, क्लियर हुआ? हुआ कि नहीं क्लियर? यस और नो? ओके, बोल सब लोग बोले भाई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104। 104 का आंसर दो भाई। गौतम, रोहित, उमेश, पूनम, इब्न बतूता डैश का निवासी था जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी भारत यात्रा के बारे में लिखा था? क्या लिखा था भाई? कहाँ का यात्री था? कहाँ का था? राइट आंसर डी, मोरक्को। मोरक्को अगर नहीं हो तो फिर क्या लगाओगे? अफ्रीका। ठीक है, कौन सी किताब लिखी थी इब्न बतूता ने? कौन सी किताब का नाम क्या है? इब्न बतूता ने लिखी थी रहेला। ठीक है, बुक का नाम है। और मोरक्को अफ्रीका, अफ्रीकी कॉन्टिनेंटल है, देश का नाम मोरक्को है। और इब्न बतूता यहाँ का नागरिक था और इसको आप देखेंगे काजी के रूप में नियुक्त किया और बुक लिखी थी रहेला, जिसकी जानकारी हमें भारत यात्रा के बारे में मिलती है। ठीक है, ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनारों के नेतृत्व में हुआ जो डैश के भक्त थे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो वर्ड्स आते हैं जी, इसका आप ध्यान रखिएगा। अलवार, अलवार और नैनार। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो जो ये अलवार और नैनार है, तो जो नैनार है ये रिलेटेड टू शिवा और अलवार जो है वो रिलेटेड टू वैष्णव। ठीक है, विष्णु। तो अलवार जो थे, वो अलवार जो संप्रदाय था, ये भाई साहब किसका भक्त था? ये था विष्णु का। और जो नैनार थे वो शिव के भक्त थे। ये हमेशा याद रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो नैनार जो साउथ इंडिया की कम्युनिटी है, ये शिव, जहां भी अगर नैनार आता है तो ये शिव के भक्त आपको मिलेंगे। और इसकी जगह अलवार आता है तो वो आपको विष्णु के भक्त मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या है? ए, शिवा। समझ मतलब शिव, लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के भक्त थे नैनार। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, अलवार और नैनार। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, आंसर बताओ। 106 का आंसर बताइए जी। क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर बताएंगे आप। बताओ भाई, सब लोग आंसर करो। सब लोग आंसर करें, राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? हम्म, ए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सबको इसका आंसर पता है। मेरे लाल, ये तो था इजी। अब थोड़ा सा एक और क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस एक क्वेश्चन पर 4 क्वेश्चन तुमको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। पहला क्वेश्चन आंसर देना। पहले क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन, लाख बक्स किसे कहा जाता है? हु हैज कॉल्ड लाख बक्स? लाख बक्स किसे कहा जाता है? सब लोग रिप्लाई करें। बिल्कुल, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स कहा जाता है जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बताना। हु हैज कॉल्ड कलंदर? कलंदर किसे कहा जाता है? हु हैज कॉल्ड कलंदर? कलंदर किसे कहा जाता है? जल्दी रिप्लाई करो मुझे। हु हैज कॉल्ड कलंदर? किसे कलंदर कहा जाता है? ओहो रोहित, सिकंदर को हैं?
सिकंदर को कलंदर कहा जाता है। निरमा सरफ से धोऊं मैं? जल्दी बताओ इसका आंसर। रॉन्ग आंसर है रोहित। कलंदर सिकंदर को नहीं बोलते। दमादम मस्त कलंदर गाना सुना है ना? अलीदा पहला नंबर। सिकंदर नहीं था। और बताओ भाई, और कोई और लगाओ तुक्का। कलंदर किसे कहा जाता है? हु हैज कॉल्ड कलंदर? शेख सफरुद्दीन को। ओहो, गौतम ने कहा शेख सफरुद्दीन। ये आंसर भी गलत है। गौतम, ये भी आंसर गलत है। और बताओ, फटाफट रिप्लाई करो मुझे एकदम। नहीं है तो सर्च भी कर लो। रजिया। ओहो, नवीन ने आंसर दिया है रजिया भाई। तुमने तो और आग लगा दिया। रजिया ने उपाधि ली थी कलंदर की। क्या नवीन, आंसर भी थोड़ा रिलेवेंट दो यार। रजिया को रजिया कैसे ले सकती है? थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ। गूगल भी फेल हो गया सर, गौतम कह रहा है। मैं आंसर दूं? कलंदर बोलते हैं भाई साहब बाबर को। बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। बाबर। ठीक है, ध्यान रखना। बाबर ने कलंदर की उपाधि ली थी। अच्छा, अब याद आ गया। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही कुछ अनछुए पहलू मैं आपको ये भी आपको बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए। अब मुझे एक और सवाल का जवाब दे दो तुम लोग इस पर। एक सवाल तो मैंने पूछा, दूसरा सवाल पूछ लूं मैं। और मुझे उस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। सवाल है कि सवाल है कि एक मिनट। हम्म दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी? शेख उल इस्लाम। इल्तुतमिश ने एक बंदे को ये उपाधि दी थी। उस बंदे का नाम बताओ। शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी इल्तुतमिश ने। एक सूफी संत थे, उनका नाम बताइए। शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी एक इल्तुतमिश ने एक सूफी संत को। उनका नाम बताओ। नवीन, गौतम, फटाफट मुझे बताइए इसका। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को नहीं रोहित, शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। इसको उपाधि दी थी इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की। ठीक है, शेख उल इस्लाम की। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था, वो सूफी संत थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक उनका फॉलोअर था, जिसकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। ठीक है, तो कोई जरूरी है कि मान लो उसके ससुर जिसके फॉलोअर हो वो भी उसका फॉलोअर हो? नहीं। हो सकता है इल्तुतमिश के काल में कोई दूसरे सूफी संत, तो दूसरे सूफी संत थे शेख बहाउद्दीन जकारिया। उनको इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि प्रदान करी थी। ठीक है, क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना। क्लियर है भाई? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? ये सब नो रिप्लाई करो मुझे फटाफट। क्लियर हुआ? चलिए, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही चल गया। ए इसका आंसर था। 107 नंबर। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ जी। अकबर द्वारा बनाया गया बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है जी? कहाँ है बुलंद दरवाजा? बताओ, आंसर दो इसका। 107 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
बताइए, सब लोग रिप्लाई करें फटाफट। क्या बात है, फतेहपुर सीकरी। मैंने बताया था। एक और गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। वेरी गुड रोहित। आप देखेंगे 1573 में गुजरात विजय किया था, गुजरात के शासक को डिफीट किया था अकबर ने, और उसकी याद में 1602 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था। क्या? बुलंद दरवाजा। ठीक है, इस बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत की मजार है। सूफी संत की मजार है। कौन है जी वो सूफी संत? फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत की मजार है। उस सूफी संत का नाम क्या है बताओ? फतेहपुर सीकरी में एक सूफी संत की मजार है, उनका नाम बताओ भाई। इतना टाइम मत लगाओ। उनका नाम है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की मजार है भाई। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती की मजार है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था। किस उपलक्ष्य में? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। गुजरात विजय किया था 1573 में, और इसका निर्माण 1602 में हुआ था। ये फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी का है जी, उत्तर प्रदेश में है। और इसी प्रांगण में, इसी राउंड में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जो अकबर के धार्मिक प्रमुख सूफी संत थे। इन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर का नाम सलीम रखा था, अर्थात जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, ठीक है, अब ये कह रहा है अलबरूनी के एक दूसरा क्वेश्चन। क्या है जी? तो अलबरूनी किस देश से था? एक मिनट। हम्म 10वीं और 11वीं शताब्दी में भारत आने वाला यात्री अलबरूनी किस देश का था जी? अलबरूनी इटली का था। गौतम, निर्मल सरफ से दूंगा मैं तुमको। थोड़ा दिमाग लगा के आंसर लगाया करो तुम लोग। अलबरूनी पुर्तगाल का था। रोहित, अलबरूनी पुर्तगाल का था। 10वीं 11वीं शताब्दी में कोई पुर्तगीज भारत आया था? हम्म 10वीं 11वीं शताब्दी में कोई, हाँ तो फिर अरबी था, तो अरबी अरब, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो सकता है अगर अरबी था तो? ए वेरी गुड। अब आए लाइन में तुम लोग। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि जल्दीबाजी नहीं करनी है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर तुम कॉमन सेंस से दे सकते हो। उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रिकॉल कर फैक्ट रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मान लो, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, यही क्वेश्चन देख लो तुम। आप जानते हैं कि इस टाइम में भारत पर अरबों के आक्रमण हुए, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम था, अलबतगीन, सुबुक्तगीन, गजनी, तैमूर लंग और मोहम्मद गोरी। ये सारे के सारे तुर्किस तुर्किस थे या अरब कंट्रीज के थे। इस समय कोई भी भारत में यूरोपियंस नहीं आया, चाहे वो पुर्तगीज, फ्रेंच और स्पेनिश, डच कोई भी हो, कोई भी नहीं आया। ये सारे के सारे या तो मुगल फेज में आए हैं। मुगलों में भी आप देखिए, अकबर के टाइम में कुछ पुर्तगाली हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हुमायूं के टाइम में अंग्रेज आए थे। मतलब इन सब का एंट्री 1300 1400 के बाद ही होती है। तो उस कंडीशन में हमेशा आपको माइंड में रखना है कि इस समय यूरोपियन नहीं आए, अरब्स आए। तो अरब्स में इनमें कौन मैच करता है? उज्बेकिस्तान। तो राइट आंसर क्या होगा? उज्बेकिस्तान। ठीक है, नवीन, पीडीएफ। ठीक है, क्लियर हुआ? तो उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। अब यहां पर ये बातें समझ में आ गई है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी यहां पर? अरे क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी रिप्लाई करो मुझे। ओके, चलिए अब हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 109। 109 का आंसर दो जी। ये इसी तरह का कुछ सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। 13th सेंचुरी में भारत आने वाला यात्री मार्को पोलो किस देश से था? मार्को पोलो इज रिलेटेड टू विच कंट्री?
मार्को पोलो का संबंध किस देश से है? आंसर तुम लोग को मालूम होगा। 109 का राइट आंसर है इटली। इटली से था जी मार्को पोलो। ठीक है, ये 13th सेंचुरी में आया था और ये इज रिलेटेड टू इटली। इटली, तो इटली इज राइट आंसर। वेरी गुड। बढ़ते हैं 110 नंबर पर। 110 नंबर का आंसर बताओ। 712 एडी में किसने सिंध पर विजय प्राप्त करी थी? कौन था जी? फ्रांसीसी थे, यूनानी थे, मंगोल थे, अरब थे? राइट आंसर बिल्कुल नवीन। पांड्या देश की, साउथ इंडिया में पांड्या देश की यात्रा किया था मंगोल। ठीक है, एक और तुम लोग को मैं इन जो जितने आए हैं विदेशी जो ट्रैवलर्स, उन ट्रैवलर्स का एक नाम मैं अभी तुमको बता देता हूं जिन्होंने विजयनगर की यात्रा की। बताया था कि नहीं तुम लोग को? पिछली क्लास में बताया था क्या कि जितने विजय साउथ इंडिया में जो ट्रैवलर्स आए थे उनका नाम? नहीं, साउथ इंडिया के में कुछ ट्रेवलर्स आए थे विजयनगर में। 4-5 ट्रेवलर्स थे, नहीं बताया था उनका नाम? चलो अभी मैं बता देता हूँ उनका नाम क्या क्या है। एक बार उन ट्रेवलर्स का आप नोट भी कर लेना, ठीक है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कई सारे ट्रेवलर्स के नाम पूछता है, जैसे एंशियंट में पूछा था भाई, वही फाइयान, इत्सिंग, हेनसांग, सिंग सुंगयान, ये कब कब आए थे। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो उन ट्रैवलर्स के नाम मैं आपको बता दूंगा अभी, और उनका आपको ध्यान में रखना है। आइए, उसके ट्रैवलर्स के नाम मैं लिख रहा हूं, नोट कर लेना तुम लोग। ठीक है, एक मिनट मैं लिखता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, फिर क्वेश्चंस अपन आगे करते हैं। ठीक है, तो उसका सर मार्को पोलो के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल गौतम, अभी बात करते हैं। पहले थोड़ा सा यहाँ पर कुछ अटैकर्स आए इनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी ये कब आया था जी? तो निकोलो कोंटी आया था 1420 में। किसके काल में? देवराय प्रथम। ठीक है, दूसरा जो है निकोलो कोंटी के बाद अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक का कब आया था जी? तो अब्दुल रज्जाक आया था 1442 में, और ये आया था किसके काल में? देवराय सेकेंड। तीसरा ट्रैवलर था, उसका नाम था नूनिज। ये आया था नूनिज 1535 में, और ये आया था अच्युत राय के समय। ठीक है, उसके बाद चौथा आया था, उसका नाम था डोमिंग पायस। डोमिंग पायस आया था 1515 में। ये आया था कृष्णदेव राय, राय के समय में। उसके बाद आया था, नाम सुना होगा आपने, बारबोसा। बारबोसा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बारबोसा आया था 1515-16 में, और ये आया था कृष्णदेव राय के टाइम में। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो जी। इसको नोट कर लीजिए, या सर ये डेट्स भी याद रखना होगा क्या? डेट्स कई बार मान लो पूछ लिया, बाय द वे एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो डेट्स याद रखना, मान लो कि डेट नहीं पूछता है नॉर्मली, लेकिन ये कि डेट याद रहेगा तो उससे रिलेट कर पाएंगे, तो तीनों फैक्ट्स याद रहें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जानते हो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में भाई साहब कब क्या पूछेगा ये कुछ पता नहीं होता है इनका।
दिन बर दिन चीजें बढ़ती जा रही हैं। तो फैक्ट्स है, ध्यान रखना। देखो, अपने को रटना नहीं है, 2-3 बार देख लोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली याद रहेगा। और फिर याद रहेगा तो अगर एग्जाम में ऑप्शन आएगा तो तुम आराम से रिकॉल कर लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है बस। ठीक है, नवीन नोट कर लिया आप लोगों ने इसको? नोट कर लिया जी? हो गया? सबने कर लिया नोट? सबने कर लिया? रिप्लाई करो भाई। सबने नोट कर लिया? ओके, चलिए, ये तो बात हो गई। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 110 का राइट आंसर क्या है जी? अरब आक्रमण। 712 में भारत पर अरबों ने आक्रमण किया था। मैंने सर करेंट अफेयर अक्टूबर की पढ़नी है क्या? कौन इस साल के अक्टूबर की? रोहित, अच्छा 2020 की ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, देखो, कभी भी करंट अफेयर अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 6 मंथ्स का इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का अपने को पढ़ना है। ठीक है, मतलब 6 महीना कब से? जब एग्जाम होगा, मतलब एग्जाम के 6 मंथ्स पहले के करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मैंने कहा कि मिनिमम है। अगर आपके पास टाइम है तो कम से कम आप 1 साल का पढ़ लें, अगर टाइम है। अगर नहीं है तो मिनिमम 6 मंथ्स का करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बात हुई कि सर अक्टूबर का पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट में ये 20 तारीख के नियर बाई ये डेट आया है। तो अब जो पेपर हो रहे हैं वो पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, और आप लोग को पता है कि ऑफलाइन जो पेपर होता था उसमें पेपर 1 महीना पहले प्रिंट हो जाता था, और प्रिंट होके उसको लॉकर में रख दिया, और फिर उसके बाद सभी सेंटर्स पर 10 दिन 5 दिन पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। तो 1 महीने पहले प्रिंट होने का मतलब है कि मान लीजिए अक्टूबर में अगर आपका पेपर है तो वो पेपर सितंबर में सेट हो गया, मतलब सितंबर में ही हो गया। तो वहां पर हमें 1 महीना पहले तक का पढ़ना है, क्योंकि वो पेपर ऑलरेडी 1 महीना पहले सेट हो चुका है। ठीक है, यहां पर ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन में तो जानते ही हो, अभी आज पेपर अपलोड करना है तो 1 घंटा पहले 1 दिन पहले को पेपर सेट किया और उसको अगले दिन उसको अपलोड कर दिया। तो हो सकता है कि 1 दिन पहले का भी करंट हो उसमें, ठीक है, या 5 दिन पहले का करंट हो। इसलिए एग्जाम के डेट मतलब 5 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले तक का ही करंट आपको देखना है। अभी कई सारे एग्जाम्स हुए हैं जिनमें 3 दिन 4 दिन पहले का एकदम बिल्कुल रिसेंट का करंट था, वो भी उठा के पूछ लिया। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है। अब यहां पर रोहित, ये प्रश्न आता है कि मान लो एग्जाम पोस्टपोन्ड कर गया, तो जब भी अगर पोस्टपोन्ड होता है या कुछ भी होता है तो ये कंडीशन हमेशा ही रहेगी। अगर मान लो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है, नवंबर में या दिसंबर में होता है, तो उस कंडीशन में भी हमें यही चीजें ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही बात? कि एग्जाम के 2 दिन पहले तक पढ़ना है। तो अब उस समय तुम क्या करोगे? तो एग्जाम अब मान लो दिसंबर में, अब अक्टूबर से भी पोस्टपोन्ड होकर आगे चला गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप 6 महीना तो कम से कम जो पढ़ रहे हो वो तो ठीक है, 2 महीना और उसमें आगे करना, जहां से उसको छोड़ना नहीं है। और मान लो तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उस कंडीशन में जब पढ़ना शुरू करे तो 6 महीने का टारगेट आप लेके चले कि मेरे को 6 मंथ्स का करंट पढ़ना ही पढ़ना है। आई बात समझ में? सर अब मतलब सितंबर 2019 से अक्टूबर 2020 तक की पढ़े। देखो रोहित, मैंने कहा कि अगर तुम्हारे पास पर्याप्त टाइम है तो 1 साल का पढ़ो, नहीं तो कम से कम 6 मंथ्स का आप पढ़ के चले। मिनिमम आपको 6 मंथ्स का तो पढ़ना ही है। और अब तुमको लगता है कि मेरे पास पूरा टाइम है, मैं कुछ और देख सकता हूं, तो 1 साल का पढ़ लो, वो ज्यादा अच्छा होगा, मतलब पूरा ही कवर हो जाएगा।
तो ये मैं कह रहा हूं कि मिनिमम आपको 6 मंथ्स का तो किसी भी एनी हाउ पढ़ के चलना है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आप पढ़ सकते हैं, तो आप और ज्यादा कवर कर लें। ये है मेरा कहने का मतलब। रोहित, बात समझ में आई सबको? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? और कोई डाउट? और कोई क्वेरीज, कोई डाउट, कोई भी चीज? देखो, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी इशू आता है, आप डिस्कस कर सकते हैं। हम आप ही के लिए हैं, आपके लिए बने हैं कि जितना भी बेहतर हम अपने अनुभव का इस्तेमाल कर आप तक पहुंचा सकते हैं और आपकी स्टडी को इजीएस्ट कर सकते हैं। ये अपना प्राइम मोटो है। और अपना एक ही अंतिम लक्ष्य है मेरा कि आप लोग क्वालिफाई करें। ठीक है, हम आपके साथ हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरे पास कोई भगवान राम या कोई ब्रह्म शक्ति है जो मैं दे के पास करा दूंगा। हाँ, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि अगर बताए गए रास्ते पर तुम चलते हो, मेहनत करते हो, तो 100% क्वालिफाई करोगे। क्योंकि यहां पर मैं चीजें बता रहा हूं, घर पे तुम कितना मेहनत करते हो ये तुम जानते हो, तुम्हारा मन जानता है। इसलिए पूरी मेहनत करनी है। कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आता है, कोई चीज में दिक्कत है, तो एनी टाइम आप कंसल्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उसको ठीक है, पेपर अपडेट होके आएगा या फिर, तो अब क्या पेपर अपडेट होके आएगा? रोहित, क्या पेपर अपडेट होके आएगा? मैं समझा नहीं, तुम क्या लिख रहे हो पेपर अपडेट होके? मार्च में होना था। अरे अमित, रोहित, देखो, मार्च में होना था, तो फरवरी में ही लॉकडाउन का इशू हो गया और मार्च में एग्जाम होने से पहले ही हुआ। तो इसका पेपर जो है वो, भाई वो पेपर पहले ही सेट होता तो सेट नहीं हुआ होगा, उसमें कुछ और अपडेट कर देंगे वो लोग। भाई ऑनलाइन है, उनके पास स्कॉलर है, अपडेट करने में कितना टाइम लगता है? वो उसी चीज की सैलरी लेते हैं। तो दूसरा प्रैक्टिस सेट, दूसरा सेट, एक एक ही सेट पेपर सेट थोड़ी होता है, 10-15 पेपर सेट होते हैं। करंट जो जीके वाला है, उसमें तो जब मान लो डिले होगा तो जब एग्जाम होगा उसके आगे का लेंगे। तो वो अपडेट, उनको अपडेट करने में कितना टाइम लगता है? 2-4 दिन में भाई सेट कर देंगे वो पेपर। उसमें कोई बहुत बड़ा वो तीर चलाने वाली बात नहीं होती है। ट्रेडिशनल जो तुम्हारा टेक्निकल का है वो तो सेट ही है। बाकी नॉन टेक में करंट ही अपडेट करना है, तो करंट का तो 2 घंटे में कर सकते हैं यार। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 111 नंबर, 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिल्ली के किस सुल्तान, ओहो, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था की शुरुआत की थी? आंसर बताओ भाई। दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था की शुरुआत की? बताइए, बताओ, आंसर बताओ इसका। राइट आंसर इज डी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका राइट आंसर डी है, अलाउद्दीन खिलजी। सबने सही आंसर दिया, वेरी गुड। अब मैं कुछ और प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उसका आंसर दीजिएगा या देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं, पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? नाम बताइएगा जी। क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ एग्जाम में। अच्छा गौतम, बात करते हैं अभी। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। मार्को पोलो थोड़ा सा क्वेश्चन कर ले, पीछे भी 1 घंटे की क्लास चली थी, क्वेश्चन हुआ नहीं। मैं जितनी ऐसी को होगी चीजें सब बात कर लेंगे। ठीक है, बचपन का नाम एक तो पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये कह रहा है कि नगद वेतन देने की परंपरा किस शासक के द्वारा शुरू की गई? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जमीन को, लैंड को मापने की व्यवस्था पहली बार किस शासक के द्वारा की गई? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी? तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मूल्य नियंत्रण या कीमत नियंत्रण का तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अलाउद्दीन, अलाउद्दीन अलाउद्दीन की जो
आर्थिक पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसको डिफाइन, आर्थिक नीति, इसके बारे में एक किताब लिखी गई है जिसका वर्णन हमें मिलता है, मतलब उसके पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में उस बुक से हमें जानकारी मिलती है। उस बुक का नाम क्या है और वो किसने लिखा है? क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी ने एक ऑनर लिया था, ठीक है, उस ऑनर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, दरोगा, दरोगा ए डाक चौकी, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, मुहत्सिब, मुहत्सिब का मतलब क्या होता है? ये सारे आंसर्स आपको देने हैं इसके इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलो एक एक करके आंसर देना। सबसे पहले बचपन का नाम, बचपन का नाम अली गुरसास, अली गुरसास था, वेरी गुड। चलिए दूसरा, नगद वेतन देने की परंपरा, ये किसने शुरू की जी? मैं पूछ रहा हूं, एक बार रिप्लाई करो, इतने सारे तुमने लिख दिए कि मुझे देखना पड़ता है। किसने शुरू किया था नगद वेतन देने की? अलाउद्दीन खिलजी, वेरी गुड। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी प्रथा को एबोलिश किया था और उसकी जगह कैश लेन देन की परंपरा शुरू की? किस प्रथा को समाप्त किया और कैश लेन देन की व्यवस्था शुरू की, मतलब सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की? ये भी बता दो। कौन सा ट्रेडिशन एबोलिश किया और ये कैश सैलरी की का ट्रेडिशन शुरू किया? नाम बताओ उसका। कौन सा ट्रेडिशन खत्म किया जी? नाम तो बताओ। हम्म, पता है? कुछ रिप्लाई करो, हाँ या ना। पता नहीं। उसका नाम था इक्ता व्यवस्था, ठीक है। जिसकी शुरुआत, जिसकी शुरुआत क्या किया था? इल्तुतमिश ने, और ये परंपरा चलती रही, ठीक है। इक्ता व्यवस्था खत्म किया और नगद वेतन देने की परंपरा शुरू की। एक चीज और यहां पर कि इसने घोड़ों को दागने, घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट करने, सैनिकों का हुलिया नोट करने की परंपरा शुरू की। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना मुझे। ये जो ट्रेडिशन है जिसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी इसकी घोड़ों को दागने, और मिडाइवल टाइम पीरियड का कौन सा रूलर है जिसने ये व्यवस्था अपने टाइम पीरियड में लागू किया? उसका नाम बताइए जी, उसका नाम बताइए। गौतम, रॉन्ग आंसर। गौतम, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर है ये, बताओ, नाम बताओ। गौतम, फिर से दोबारा रॉन्ग। रोहित, नवीन, पूनम, गौतम, आंसर बताओ इसका। कि घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट करने की परंपरा, ट्रेडिशन की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू की गई, लेकिन इस परंपरा को एक और मिडाइवल टाइम पीरियड का रूलर है जिसने इसकी, जिसने इसे इंप्लीमेंट किया अपने टाइम पीरियड में। वो कौन सा रूलर है? नवीन बता रहे हैं अलाउ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नवीन, तुमने ठीक से सुना नहीं। क्या मेरी आवाज तुम लोगों तक पर्याप्त रूप से पहुंच रही है? पहुंच रही है कि नहीं, पहले सवाल का तो ये जवाब बताओ। क्या मेरी आवाज सबके दिलों तक पहुंच रही है? बिल्कुल, ठीक है। अब सवाल सुनना, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। हो सकता है वीडियो डिले हो, लेकिन आवाज बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच रही है।
अच्छा, साउंड स्किप हो रहा है नवीन। अब तो सही होगा। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट करने, मतलब हॉर्स को पंच करने और सैनिकों का बायोडाटा लिखने का ट्रेडिशन शुरू किया। He was the first ruler who started punching on horses and written biodata of soldiers. ये पहला रूलर था। बलबन जिसने भी जवाब दिया है, बलबन ने ऐसी परंपरा कोई शुरू ही नहीं की है। इसकी शुरुआत ही की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद, पहले तो हो ही नहीं सकता, इसके बाद वो कौन सा रूलर है जिसने इस ट्रेडिशन, इस अप्रोच को फॉलो किया और अपने टाइम पीरियड में इसे लागू किया? ये सवाल है मेरा। क्या मैं उम्मीद करूं कि जो सवाल पूछा है ये सबको प्रॉपर सुनाई दिया है? हाँ भाई, रिप्लाई करो। जो सवाल पूछा है वो सबको समझ में आया? अब अब इसका जवाब दे दो। नहीं समझ में आ रहा है तो नेट पर सर्च के भी जवाब दो। नेट पर सर्च करके भी जवाब देना है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, वेरी गुड। अभी ढूंढ के जवाब दे दिया भाई, तुम्हारे दोस्त ने जवाब दे दिया है भाई। राइट आंसर शेरशाह। शेरशाह वॉज सेकेंड रूलर। गौतम, नवीन, शेरशाह दूसरा शासक था जिसने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाए गए घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया नोट करने की परंपरा को अपनाया। एक इसके साथ एक और फैक्ट, उसने भी अपनी जो भी अपनी जमीनें थी उन सारी जमीनों का माप शुरू कराया और उसके अकॉर्डिंग लगान निश्चित की। आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ जी? हाँ या ना रिप्लाई तो करोगे मुझे। क्लियर हो गया भाई सबका? नवीन, रोहित, क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए, ये तो बात हो गई। उमेश भी आ गए। ये तो बात हो गई। यहां पर आइए, तो नगद वेतन देने के साथ ये भी मैंने बता दिया। मापने, ये भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा है। आर्थिक नीति, मैंने कहा बुक कौन सा है, वो कौन सी बुक है जिसमें, इसका नाम बताइए। बहुत इसमें ज्यादा लिख दिया मैंने, ये मिटा देता हूं मैं ताकि ज्यादा हौच पौच ना हो। ज्यादा रेड रेड हो गया है चारों तरफ। चलिए, इसका नाम बताइए, इसका बता दो। आर्थिक नीति, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है अलाउद्दीन खिलजी की, उस पर एक बुक लिखी गई है उस टाइम पीरियड में, और उस बुक में पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी डिफाइन किया गया है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है, कि उस बुक का नाम क्या है? देखिए सर, भूमि मापने के लिए सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी भी तो, बिल्कुल रोहित, उसने गजे सिकंदरी की शुरुआत करी थी भूमि को मापने के लिए, जिससे लैंड को मेजर किया जाता था और उसके आधार पर लगान फिक्स किया जाता कि कौन सी भूमि कितनी उपजाऊ है, उसके आधार पर लगान लेता था वो। ठीक है, तो ये मापने का तरीका है गजे सिकंदरी। इसे गजे सिकंदरी से मापा जाता है। ठीक है, और किताब का नाम है तारीख फिरोज शाही, जिसने किसकी रचना बर्नी के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा की गई। और इस बुक में अलाउद्दीन खिलजी के काल की जो आर्थिक नीति है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी हमें जानकारी मिलती है। आई बात समझ में? रोहित, क्लियर हुआ? यहां के तक क्लियर हुआ जी? हो गया क्लियर सबको? ओके, वेरी गुड।
चलिए, ये तो हो गई बात यहाँ पर इसकी। ठीक है, उसके बाद चलो, दरोगा ए डाक चौकी का मतलब क्या होता है? दरोगा ए डाक चौकी का मतलब क्या होता है? ठीक है, या फिर आप बता सकते हैं सेना ए मंडी। दरोगा ए डाक चौकी को बोलते हैं हम, ये पुलिस ऑफिसर था, पुलिस स्टेशन जो वो करता था, मतलब मॉनिटर करता था, दरोगा ए डाक चौकी बोलते थे उसको। और सेना ए मंडी एक नया एक विभाग, डिपार्टमेंट अपॉइंट किया गया था। ठीक है, दरोगा ये सेना ए मंडी नाम से। ये सेना ए मंडी क्या करता था जी? तो सेना मंडी बिक्री के लिए, मतलब मार्केट को कंट्रोल करता था, बाजार नियंत्रण इसका काम था। बाजार को नियंत्रित करना कैसे? तो मान लो बाजार में कोई भी अपना सामान बेचने आया, कितना बेच रहा है, कितनी कीमत में बेच रहा है, कितना तौल रहा है, इन सारी चीजों को मॉनिटर करता था सेना ए मंडी। ठीक है, अगली अगला है मुहत्सिब। तो मुहत्सिब बोलते थे गुप्तचर को, मतलब जो स्पाई होता था उसको मुहत्सिब के नाम से जाना जाता था। आई बात समझ में? सबको आ गई समझ में? क्लियर हुआ? ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है भाई साहब। समझ में आ रही है बात? इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने एक साथ दे दी ताकि आपको ये पता हो। और ये मैंने वही पूछा है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज और बता दो, ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये उस समय लगान कितना लेता था जी? लगान कितना लेता था सर? मोनिच भी तो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। उपज का आधा हिस्सा, टैक्सेस थे 1/2 उस समय। ठीक है, उपज का आधा हिस्सा लेता था। वेरी गुड। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर बताओ। महमूद गजनी का भारत पर अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? अंतिम आक्रमण पूछ रहा है ये, किसके विरुद्ध हुआ था या किस, कहां पर हुआ था? बताओ। हैं? राइट आंसर सोमनाथ। ठीक है, कब हुआ था जी? कहीं 1024 लिखता है, कहीं 1025 लिखता है। ठीक है, कई जगह 1024 से 1025। ठीक है, तो सोमनाथ के खिलाफ हुआ। और आपको मालूम होगा कि सोमनाथ जो है, उस मंदिर को इसने पूरी तरह से नहस तहस कर दिया, महमूद गजनी ने। और वहां से काफी सारा सोना और आप देखेंगे संपत्ति लेके गया। रोहित के काल में का क्या पूछ रहे हो? ठीक है, ये ध्यान में आप रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 113। 113 है, वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। आंसर बताओ इसका। 113 का आंसर बताएं। किसके काल में साउथ इंडिया पर पहला अटैक हुआ जी? किसके काल में साउथ इंडिया पर पहला अटैक हुआ? आंसर बताओ जल्दी इसका। किसके काल में? हम्म, रोहित, किसके काल में हुआ? वेरी गुड, राइट आंसर डी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को अपॉइंट किया। और मलिक कफूर जो था वो साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के अभियान पर था। और इसने देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को पराजित किया और साउथ इंडिया पर ऑलमोस्ट विजय हासिल करने में मलिक कफूर का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पहला शासक है खिलजी टाइम पीरियड में, दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में, जिसने साउथ इंडिया पर आक्रमण किया और उसके कई सारे प्रांतों को
जीता। और इसके बाद आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने भी ट्राई करी, उसके काल में भी देवगिरी में आपको मालूम है दूसरी, दौलताबाद में दूसरी राजधानी स्थापित हुई। तो अलाउद्दीन खिलजी के बाद ये परंपरा जारी रही और दक्षिण भारत के प्रांतों पर इन्होंने अधिकार स्थापित ये करते रहे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर बताओ। उस सूफी संत का नाम बताइए जो अकबर के समय में था। जानते होंगे सब लोग इसका नाम। राइट आंसर बताइए भाई इसका, इस सूफी संत का, कि जिसने आक्रमण। अब मैं यहां पर आपसे कुछ और सवाल पूछूंगा जिसका जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। चलिए आंसर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा रूलर है जिसने सबसे पहली बार परमानेंट मिलिट्री रखनी शुरू की, अस्थाई सेना रखनी शुरू की। बताओ उसका नाम। वो कौन सा रूलर है, शासक, जिसने पहली बार अस्थाई सेना रखनी शुरू की। आंसर बताओ। स्थाई सेना रखनी शुरू की। बताओ भाई, आंसर बताओ इसका। वो कौन सा रूलर है जिसने पहली बार परमानेंट मिलिट्री, परमानेंट सोल्जर्स को रखना शुरू किया। वेरी गुड वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी। स्थाई सेना रखनी शुरू करी थी भाई अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां पर शेख सलीम चिश्ती जो है वो अकबर के समकालीन थे और शेख सलीम चिश्ती से अकबर काफी प्रभावित थे, ठीक है। चलिए अब मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, यहाँ पर अकबर से ही रिलेटेड है। परसों शायद किसी ने मुझे उनसे पूछा था, दिमाग से मिस हो गया। वो है पेटीकोट, पेटीकोट सरकार। जानते हैं आप लोग पेटीकोट सरकार के बारे में? अच्छा, तुमने पूछा था पेटीकोट सरकार के बारे में, बताओ रोहित, पेटीकोट सरकार क्या है? नाम सुना है क्या इनका? हम्म, देखिए अभी बताया रोहित ने, पेटीकोट सरकार। जीजीबाई महामनगा उनकी बेटी थी और आदम खां उनके पुत्र थे। मतलब जीजीबाई, ये क्या है भाई, तो बचपन में जब अकबर छोटे थे तो जीजीबाई एक तरह से इनकी नर्स थी। अच्छा एक सवाल का जवाब बताओ, महामनगा नाम था, नर्स की हिंदी क्या होती है? नर्स की हिंदी क्या होती है जी? दाई माँ, बिल्कुल, हिंदी दाई माँ बोलते हैं। तो वो बचपन में इन्होंने उसका पालन पोषण किया और बाद में आप देखेंगे कि अकबर जब बड़े हुए तो इसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब ये लोग एक्टिव थी पॉलिटिक्स में और इनके कहने पर अकबर उसका पालन करते थे। तो कहने एक तरह से इसको पेटीकोट सरकार के रूप में, कि पीछे से अकबर के द्वारा, अकबर के माध्यम से सरकार चलाती थी। क्योंकि अकबर बचपन में इनके पास, जीजी बाई के पास ही रहे और उनके पास रहे, वो उनकी सेवा करती थी, तो इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है। तो उसी इन्फ्लुएंस से आप देखेंगे इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, राज व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंस रहा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। हाँ, इसलिए हम इसको पेटीकोट सरकार के रूप में जानते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? अरे हुआ कि नहीं? चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर।
क्वेश्चन नंबर 115 बताइएगा, किसने एक अलग विभाग की स्थापना की जिसे दीवाने खैरात कहते हैं? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर तुम लोग को पता है, अपन इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। फिरोज तुगलक, दीवाने खैरात, ये विभाग था क्या जी? किस तरह का विभाग था ये दीवाने? तो चैरिटी का डिपार्टमेंट था, ठीक है। चैरिटी, दान विभाग जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 क्या कह रहा है जी? फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। 116 का बताओ आंसर। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? वेरी गुड, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। वेरी गुड। चलिए 117 नंबर, बलबन अलाउद्दीन और बिल्कुल चार सात सुल्तानों का काल देखा इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी ध्यान रखिएगा, सात सुल्तानों का काल, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 117 का आंसर बताइए। चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? बताओ भाई, चांद बीबी इज रिलेटेड टू विच स्टेट? चांद बीबी का संबंध, चांद बीबी का संबंध था अहमदनगर। संबंध तो उनका विजयपुर से भी था, इन दोनों पर उनका कंट्रोल था, ठीक है। चांद बीबी का कहां पर है ये जी? तो बीजापुर, अहमदनगर, ठीक है। और इनके इनके पति का नाम क्या था चांद बीबी के? चांद बीबी के हस्बैंड का नाम क्या था जी? हम्म, चांद बीबी के हस्बैंड का नाम क्या था? चांद बीबी के हस्बैंड का नाम, अहमदनगर पर इन्होंने 1550 से लेकर 1599 ईस्वी तक इनका इन्फ्लुएंस रहा चांद बीबी का अहमदनगर पर और बीजापुर पर। इनके पति अकबर आदिल, अकबर आदिल नहीं, अली आदिल था, अली आदिल है, अकबर नहीं है। अरे, अली आदिल, ठीक है। अली आदिल शाह नाम था इनका, ठीक है। और उनके मरने के बाद इन्होंने शासन किया और इनका इन्फ्लुएंस था अहमदनगर और इस पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, दिल्ली की पहली मुस्लिम शासिका का नाम बताओ। 118 का आंसर बताओ जी। 118 का आंसर बताइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसका आंसर नहीं बता पाएगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो इसका आंसर नहीं बता पाएगा। सभी लोग इसका आंसर 100% बता सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब ये तो क्वेश्चन थोड़ा इजी था, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं, इसका जवाब दीजिएगा आप। ये क्वेश्चन क्या है जी? तो क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन है कि अकबर का राज्याभिषेक, एक क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में कि अकबर का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था, किस स्थान पर? अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था जी? फटाफट रिप्लाई करें मुझे। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? जगह का नाम बताओ। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? बिल्कुल, काला नौर। काला नौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर दो। अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की? ठीक है,
किसे? और तीसरा आंसर देना है जीन चंद्र या जीन प्रभासुरी। हम्म। जैन गुरु, बिल्कुल। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी किसने? अकबर ने। वेरी गुड। अच्छा, मुझे अकबर के दरबार के दो चित्रकारों के नाम बताओ, कुछ चित्रकार, किसी का भी नाम। अकबर के टाइम पीरियड में, अकबर के टाइम पीरियड में पेंटर्स कौन थे, उनका नाम बताइए। अकबर के टाइम पीरियड्स के चित्रकार कौन थे, पेंटर्स, उनके नाम बताओ। अकबर के टाइम्स के चित्रकार, अब्दुल समद और दसवंत, बसावन। ठीक है, इसके काल के प्रमुख चित्रकार थे अकबर के टाइम पीरियड के। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119। मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने वाला काम मुख्यतः किसका था? मुगल प्रशासन को दिल्ली में सुल्तानों से भिन्न विचारों तथा सिद्धांतों पर स्थापित करने का काम मुख्यतः किसका था? 119 का राइट आंसर। मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। क्यों? क्योंकि ये आईक्यू का क्वेश्चन है। इसमें दिमाग अगर आप लगाएंगे तो लगा ही सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसका आईक्यू से भी आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, क्या है जी आंसर इसका? वेरी गुड, वेरी गुड। राइट आंसर क्या है जी? राइट आंसर इज बाबर। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था और इस समय सल्तनत का स्थापत्य कला और उनके प्रशासन थी। यहाँ पर बाबर ने एक नई व्यवस्था शुरू की। ठीक है, और आप देखेंगे नई तरह की डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं बाबर के आने के बाद। राइट आंसर बी है। वेरी गुड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 120। प्रथम तुर्क आक्रमणकारी कौन था जी? प्रथम तुर्क आक्रमणकारी का नाम बताओ इनमें से। इनका ऑर्डर अगर अपन सजाए तो कैसे बनाएंगे? राइट आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम, उसके बाद अलबतगीन, फिर सुबुक्तगीन, फिर मोहम्मद महमूद गजनवी, फिर उसके बाद तैमूर लंग और फिर मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में। ठीक है, अलबतगीन, सुबुक्तगीन, गजनवी, तैमूर लंग और गोरी। ठीक है, ये ऑर्डर होगा। तो राइट आंसर इज ए, मोहम्मद बिन कासिम फर्स्ट अरब अटैकर्स था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए, इसका आंसर तो आप दे ही सकते हैं। मलिक कफूर किसका जनरल था? रोहित बताओ, क्या डाउट है रोहित? रोहित, डाउट क्या है पूछो, बोलो। क्या डाउट्स हैं पूछिए, बोलो क्या डाउट है। रोहित टाइप करो, डाउट क्या है तुम्हारे? डाउट क्या है? बोलो भाई, क्या हुआ? सर, कासिम तो फर्स्ट मुस्लिम था ना, और फर्स्ट तुर्की सुबुक्तगीन था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही है। ये मुस्लिम, अरे यार, देखो, कासिम जो है वो फर्स्ट मुस्लिम था और फर्स्ट तुर्किस। तो तुर्किस और मुस्लिम में डिफरेंस क्या है? मुस्लिम तो सारे ही थे, लेकिन अरबों में अलग अलग कंट्रीज से आए थे। समझ में आ रही बात? इनका जो ओरिजिन है वो सब टर्किस ही है, तुर्क ही है। अब ये आप देखेंगे सऊदी अरबिया, उज्बेकिस्तान और इन्हीं से आए थे। ठीक है, मुस्लिम तो सारे ही थे। ठीक है,
तो उन इनमें जैसे मोहम्मद गोरी है, इसको हम टर्किश बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ये टर्की, क्योंकि इन ये तुर्की मुस्लिम थे। और ये अरब कंट्रीज के, अरब में देखो, अरब में इस समय सऊदी अरबिया, उसके बाद आप देखिए तुर्की, उस समय पूरा एम्पायर एक ही था ना भाई। ये पूरा अरबी अरबीज थे सारे, और एक ही एम्पायर था जो सब पर कंट्रोल करता था। और वहीं से तो इनको, ये मुस्लिम ही थे, टर्किश के रूप में इनको जानता। और इनको टर्किश नहीं बोल के अरब बोलते हैं। लेकिन महमूद गोरी ने जब भारत पर आक्रमण आक्रमण किया और भारत पर अपनी स्थापना की, तो अरब की जगह वहां पर तुर्की शब्द इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि वो उस समय तुर्क का प्रमुख था। और बाकी अरब कंट्रीज मोहम्मद बिन गोरी तक डिवाइड हो चुके थे, अलग अलग प्रांतों में बट चुके थे। ठीक है, ये है डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? चलिए, मलिक मलिक कफूर का आंसर दीजिए। और एक और क्वेश्चन है, मलिक कफूर का आंसर सबको पता होगा। मलिक कफूर इज रिलेटेड टू अलाउद्दीन खिलजी। यहां पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि अलाई दरवाजा, अलाई दरवाजा, ठीक है, उसके बाद जमायत खाना ए मस्जिद, अलाई जमायत खाना ए मस्जिद, उसके बाद सीरी का किला। ठीक है, इन सारे किलों का निर्माण किसने करवाया जी? ये भी ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है भाई। एक और है, हजार खंबा महल, हजार खंबा महल, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ है। अलाई दरवाजा, जमायत खाना मस्जिद, उसके बाद सीरी का किला और हजार खंबा महल, ये सारे आर्किटेक्चर्स जो हैं, मॉन्यूमेंट्स, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराई गई। इन सभी स्थापत्यों का निर्माण, आर्किटेक्चर्स का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के काल में हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, ये भी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर बताओ फटाफट। 122, एक कहानी बीच बिलग्राम का एक कन्या, बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। आंसर बताएंगे इसका, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, कौन बताएगा? फटाफट रिप्लाई करो मुझे, फटाफट रिप्लाई कीजिए। बिलग्राम या कन्नौज का डेट भी बताओ मुझे, डेट भी बताओ, इसके साथ डेट भी बताइए, डेट। ठीक है, डेट भी बताइएगा मुझे। एक क्वेश्चन है यहां पर, ठीक है, तराइन 122 का राइट आंसर, कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ। एक क्वेश्चन, बताओ, इन दोनों का आंसर बताओ, इन दोनों का आंसर बताओ। सन की डंडी का प्रयोग और आधुनिक रुपये की शुरुआत किस शासक के द्वारा, किस रूलर के द्वारा की गई? बताओ भाई, इसका आंसर बताओ। आधुनिक रुपये की शुरुआत, आज जो रुपया है उसकी, और सन की डंडी का प्रयोग किसके शासन काल में शुरू हुआ?
हम्म, बोलो। अच्छा, नवीन बता रहे हैं हुमायूं। हुमायूं के काल में शेरशाह। शेरशाह सबके आंसर हैं। शेरशाह इज राइट आंसर। शेरशाह ने सन की डंडी का प्रयोग लैंड को मेजर करने के लिए और साथ में आधुनिक रुपये का इस्तेमाल शुरू किया, जिसमें आप देखेंगे चांदी का टंका और तांबे का दाम शुरू किया था 178 ग्रेन और 380 ग्रेन के। ठीक है। 178 ग्रेन के चांदी का रुपया और 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलवाया था किसने? शेर शाह सूरी ने अपने टाइम पीरियड में। ठीक है। चलो मुझे ये बताओ कि शेर शाह के काल में लगान की दर क्या थी जी? कितना परसेंट लगान लेता था शेर शाह? सन की डंडी क्या क्या है सर? गौतम, गांव में मूंज जानते हो? मूंज, मूंज देखा है? अरे गांव में जो सूपा बनाते हैं क्या बोलते हैं? गौतम कहाँ से हो तुम? कौन से स्टेट से हो? रोहित गलत। पटना से। पटना में हो तो आप ये आपने गांव में घर में सूप देखा होगा। सूप समझते हो? बिहार में उसको सूप बोलते हैं। सर चरपाई बनाते हैं? सन की डंडी से चरपाई बनाते हैं। सूप सूप में आपने देखा होगा कि सन की डंडी होती है कुछ एक हाथ के बराबर, बहुत सॉफ्ट और हल्की होती है। उसको उसमें एक साथ जोड़ के और सिलाई कर देते हैं, हल्का होता है और उससे कुछ झांकते हैं। हाँ रोहित, जिससे गेहूं साफ करते हैं, बिल्कुल। उसको बोलते हैं सन की डंडी। सॉफ्ट होता है, हल्का। और गांव में शुरू शुरू में देखना पहले लोग उसी से नापा करते थे, एक एक करके। तो उसी सन की डंडी का इस्तेमाल करता था। आप देखेंगे ये शेरशाह सूरी। ठीक है। उसके बाद आधुनिक रुपया मैंने बताया, चांदी का रुपया 178 ग्रेन का और 380 ग्रेन के तांबे का दाम चलवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। उसके अलावा इसके टाइम पीरियड में 1/3 हिस्सा उपज का लगान के रूप में लिया जाता था। ये भी ध्यान रखिएगा, 1/3 पार्ट लेता था ये लगान के रूप में, एज ए टैक्स। ठीक है। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? सर मुल्तान में, हाँ मुल्तान में 1/4। तो मुल्तान की बात हम क्यों करें? हम तो रेस्ट ऑफ इंडिया की बात करेंगे ना भाई। रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या लेता था? अगर ये पूछे कि मुल्तान में कितना परसेंट था, तो मुल्तान में 1, क्योंकि वहां पर इतना फर्टाइल लैंड नहीं है जितना भारत में था। जिन क्षेत्रों में वो रूल करता था, बिहार उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर पूरा नदियों के किनारे सारे शहर है, काफी उपजाऊ मिट्टी है। और मुल्तान में इतना नहीं है। ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 123 का भी आंसर दे दो। 123 का आंसर दीजिएगा। 123 का आंसर दीजिए। तराइन का प्रथम ओहो, तराइन का प्रथम युद्ध 1191। तराइन का प्रथम युद्ध 1192। तराइन का दूसरा युद्ध 1194। चंदावर, चंदावर का युद्ध, ठीक है, किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और इस यहाँ पर था जयचंद साहब थे। जयचंद कहाँ का शासक था जी? किस वंश का शासक था जयचंद? जयचंद किस वंश का शासक था? बताओ। बिल्कुल गहड़वाल, गहड़वाल शासक था। ठीक है। इनको भाई साहब को डिफीट किया। इनकी बहन थी संयोगिता की पुत्री, और उसको पृथ्वीराज चौहान लेके भाग गए। वो इनसे टेंशन ले रहा था। तो पहले में तो मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने डिफीट कर दिया, लेकिन बाद में दूसरे में ये मिल गया गौरी के साथ, और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। पृथ्वीराज चौहान की आत्मकथ सॉरी, पृथ्वीराज चौहान की एक बायोग्राफी लिखी गई है, किस नाम से? बताओ भाई। गोरी, बिल्कुल
सन्स ऑफ बनी वंश का था मोहम्मद गोरी, बिल्कुल। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सा तुर्क था जी? कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश कौन सा, तुर्की में कौन सा तुर्की था? इलबरी, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, पृथ्वीराज रासो है, चंद्रवरदाई ने लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल। पृथ्वीराज रासो है, ठीक है, और उसको चंद्रवरदाई ने लिखी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर बता दो। पृथ्वीराज चौहान का और दूसरा नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान का और दूसरा नाम क्या था भाई? कौन बताएगा? पृथ्वीराज चौहान का और दूसरा नाम क्या था? पृथ्वीराज चौहान का और दूसरा नाम बताओ। पृथ्वीराज चौहान का और दूसरा नाम बताओ। है पप्पू। पृथ्वीराज थर्ड को ही पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और राय पिथौरा, राय पिथौरा भी कहा जाता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो ये पृथ्वीराज जो थर्ड है, यही है पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गोरी से लड़ा। ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज थर्ड ही पृथ्वीराज चौहान है जो किससे लड़ा? मोहम्मद गोरी से। अब मुझे ये बता दो, इसका कैपिटल कहां था और ये किस डायनेस्टी से था? पृथ्वीराज चौहान वॉज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? रोहित, गौतम, नीरज, नवीन, बताओ। चहमान डायनेस्टी, बिल्कुल। चहमान या चौहान भी कह सकते हैं आप, ठीक है, चहमान या चौहान भी कह सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल है कि ये चाहमान वंश की स्थापना किसने करी थी जी? चाहमान वंश की स्थापना किसने करी थी और इसका कैपिटल कहाँ था? सिराज। सिराज है? हम्म, गलत आंसर है रोहित। सिराज नहीं है, वासुदेव है। वासुदेव इसके फाउंडर थे और उन्होंने कैपिटल कहां स्थापित किया था? कैपिटल अहि क्षेत्र, अहि क्षेत्र स्थापित किया था। और इसी के इसी के एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनका नाम था अजय राज। अजय राज तृतीय, ठीक है, अजय राज सेकंड। अजय राज सेकंड ने अजय राय सेकंड ने एक नए शहर की स्थापना की जिसका नाम है अजमेर। और इन्होंने अहि क्षेत्र से अजमेर इसकी राजधानी स्थापित की इस चौहान वंश की। और उसके बाद से लेकर अब तक इसकी राजधानी कहाँ थी? अजमेर ही रही, ठीक है। तो अजमेर इनका कैपिटल था। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? अच्छा, इनका टाइम पीरियड क्या है जी? पृथ्वीराज थर्ड का टाइम पीरियड क्या है? तो टाइम पीरियड भी कई बार पूछता है, ध्यान में रखिएगा। 1178 से 1192, ठीक है। और कई बार पृथ्वीराज के मम्मी, मतलब मदर, और फादर का नाम भी पूछ लेता है। तो मदर फादर का नाम बताएगा क्या कोई? 1178 से 92 इनका टाइम पीरियड है पृथ्वीराज थर्ड का। और 1192 में इनकी हत्या हो गई। उसके बाद मदर और फादर का नाम पूछता है। मदर और फादर का नाम बता दो। क्या है जी मदर और फादर का नाम? हम्म, मदर, फादर का नाम था सोमेश्वर और मदर का नाम था कर्पूरी देवी।
ठीक है। कर्पूरी देवी, कुल देवी, बिल्कुल। और सोमेश्वर इनके फादर का नाम था। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफी सारी चीजें देख ली इसमें। 124, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बताओ भाई। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? एक क्वेश्चन शायद हमने देख लिया है पहले। ठीक है। 124 नंबर का क्वेश्चन है ये। सर, इन्होंने जयपुर को कुछ बनाया। ठीक है। 124 का आंसर दो भाई। सांची का स्तूप किसने बनवाया था और कब बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? 124 का आंसर। अशोक ने बनवाया था भाई। हम्म। अशोक। वेरी गुड। अशोक ने कब बनवाया था इसको? थर्ड सेंचुरी में। अच्छा चलो, अभी यहां पर ये बात हुई सांची के स्तूप की। तो ये स्तूप है कहाँ जी? कहां पर है ये स्तूप? एमपी में। वेरी गुड। चलिए, ये भी बता दिया आपने एमपी में है। इस स्तूप की सबसे पहली बार खोज कब और किसने की थी? इस स्तूप की सबसे पहली बार खोज सबसे पहले किसने करी थी? सारनाथ तो बनारसी में है। मैं इस स्तूप की बात कर रहा हूं गौतम, रोहित, कि इस स्तूप की खोज सबसे पहली बार 1818 में टेलर के द्वारा ढूंढी गई थी। और 1919 में जेम्स प्रिंसेप ने इसकी खुदाई कराई थी। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप, सॉरी जेम्स, सॉरी मार्शल है। जेम्स प्रिंसेप नहीं है, मार्शल। मार्शल के द्वारा इसकी खुदाई कराई गई। और इस खुदाई से पता चला कि भाई ये अशोक के काल का स्तूपा है। और इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा के रूप में इसे माना जाता है। स्तूप का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। और अशोक क्योंकि महात्मा बुद्ध का फॉलोअर था, तो उसने इस स्तूपा का निर्माण करा है। ये भोपाल से 40 किलोमीटर दूर है। अगर कभी आपको मन करे ये सांची के स्तूप देखने का, तो नेट पर देख सकते हो। और ज्यादा अगर प्रबल इच्छा होती है तो आप भोपाल जाके, वहां से 40 किलोमीटर दूर है, इसको आप देख सकते हैं सांची के स्तूप को। स्तूपों में सबसे प्राचीन है। ठीक है। तो इसकी, सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया, जो एमपी में है, भोपाल से 40 किलोमीटर दूर। थर्ड सेंचुरी में इसका निर्माण हुआ। इसकी पहली बार खोज अंग्रेजों के काल में 1818 में टेलर के द्वारा की गई थी। और 1919 में मार्शल ने इसकी खुदाई करवाई और यहां से अवशेष निकाले और फिर उसको एनालाइज किया। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं 125 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था? आंसर दो भाई इसका। 125 का आंसर, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका जवाब सब लोगों को मालूम होगा। कोई भी तुम लोगों में से ऐसा नहीं होगा जिसको इसका आंसर नहीं पता होगा। राइट आंसर सी। वेरी गुड। अकबर। अच्छा, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था जी? किसके महल में हुआ था अकबर का जन्म? हम्म। और अकबर की मम्मी का नाम बता दो। मदर का, माता जी का। माता जी कौन थी? अकबर की माता जी का नाम बताओ। हाँ रोहित, आग लगा दोगे। राणा वीर साल के, अमरकोट राणा वीर साल के महल में हुआ था। ठीक है। और माता जी कौन थी? हमीदा। हम्म। हमीदा बानो बेगम। किसकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम? हमीदा बानो बेगम के पापा का नाम क्या था? मतलब हुमायूं के ससुर का नाम। हुमायूं के ससुर का नाम क्या था? मीर अली बाबा। इनके मीर अली बाबा की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। मीर अली
और ये किसके आध्यात्मिक गुरु थे? हुमायूं का एक भाई था जिसका नाम था हिंदाल। ठीक है, इसी हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु थे मीर अली बाबा दोस्त। और इन्हीं की बेटी थी हमीदा बानो बेगम, जिससे हुमायूं अपने निर्वासन के दौरान, मतलब 1540 में जो कन्नौज का युद्ध हुआ, उसमें हुमायूं ने गंगा नदी में घोड़े के साथ कूद के उसने जान बचा ली शेरशाह से। और फिर भटकते भटकते ये हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर अली बाबा के शरण में जंगल में पहुंचा और वहीं पर रहने लगा, निर्वासित होकर माइग्रेट करके। और वही कुटिया में रहते रहते इनको लव हो गया उनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से, और वहीं पर निकाह कर लिया इन्होंने। ठीक है, ठीक है। अकबर का जन्म उसके चाचा हिंदाल के यहाँ हुआ था। बिल्कुल, हिंदाल वही राणा बीर साल के महल में हुआ था, कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? अरे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? हुआ जी? ये क्लियर हो गया? 125 नंबर। चलिए, अब 126 नंबर का आंसर दीजिएगा। 126 नंबर, 126 नंबर का जवाब दीजिए। अकबरनामा किसने लिखा है? अकबरनामा किसने लिखा है जी? अबुल फजल। राइट आंसर क्या है? अबुल फजल। अबुल फजल ने इसकी रचना की है, अकबरनामा। ये अकबरनामा है क्या? तो बायोग्राफी है, किसकी? अकबर की। ठीक है, अकबरनामा नाम से। जहां भी है बाबरनामा, ये बाबर की बायोग्राफी है। ठीक है, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल, जो इसके दरबार का कवि था, उसने रचना की है। और इसमें अकबर की जीवनी, अकबर के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 127, 127 का आंसर बताइए। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई जी? नागानंद की रचना किसके द्वारा की गई है? बताइए। प्रभाकर वर्धन, रोहित, निर्मा सरफ से दो तुमको, मिस्टेक नहीं, एकदम सोच समझ के आराम से आंसर दो। राइट आंसर इज बी, हर्षवर्धन। अच्छा, हर्षवर्धन ने कुछ और किताबें लिखी हैं भाई। ठीक है, हर्षवर्धन ने उस किताब का नाम बताओ। एक तो उन दो बुक का नाम बताओ। दूसरा, हर्ष का एक दरबारी था, दरबारी कवि, उसका नाम बताइए। और उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम बताओ। हर्ष के दरबारी का नाम बताओ, दरबारी कवि का नाम बताओ। हर्ष के दरबारी कवि का नाम बताओ। पहले मैं जो पूछ रहा हूं वो तो बताओ। अच्छा, हेनसंग था उसके दरबारी कवि का नाम। रोहित क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? उस हर्ष के दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट। तुम जो बता रहे ये तो उसके शासन काल में आया था, चाइनीज बुद्धिस्ट था। ठीक है, बाण भट्ट उसका दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित की रचना की है। बाण भट्ट ने हर्षचरित क्या है? इट्स ए बायोग्राफी ऑफ हर्ष। ठीक है, हर्ष की बायोग्राफी है। और बाण भट्ट ये पूछा एग्जाम में भाई। ठीक है, एक बात। दूसरा, हर्ष ने दो किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है रत्नावली और दूसरे का नाम है प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका और रत्नावली, इन दोनों पुस्तकों की रचना की है हर्ष ने। संस्कृत में है, आप देखेंगे संस्कृत का बेस्ट लिटरेचर लिखा इन लोगों ने। और यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो दरबारी कवि था बाण भट्ट, उसने इसकी बायोग्राफी, किसकी? हर्ष की बायोग्राफी लिखी। किस नाम से? तो हर्ष चरित के नाम से। समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे, रिप्लाई करो मुझे। समझ में आ रहा है कि नहीं जी? हम्म, आ रहा है समझ में? अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत का भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, जिसके काल में साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार हुआ?
मतलब पूरे पूरे एम्पायर को सेंट्रलाइज करके रखा। बताओ। अगर ऐसे पूछे अंतिम सम्राट तो आप क्या लगाएंगे? और अगर ऐसे पूछे कि भारत का वो कौन सा अंतिम सम्राट है जिसके काल में शासन मतलब पूरा एम्पायर सेंट्रलाइज था, तो आप क्या जवाब देंगे? पहले का आंसर बताओ। भारत का अंतिम सम्राट हर्षवर्धन। इसने इम्पायर पूरा इम्पायर सेंट्रलाइज था इसके काल में। और ऐसे अगर नॉर्मल में अंतिम सम्राट पूछ सकता है तो पृथ्वीराज चौहान भी अलग आते हैं, अंतिम सम्राट था। उसके बाद ही तो भारत पर आप देखेंगे उसको हराने के बाद ये भारत में एक नई व्यवस्था शुरू हुई, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो हर्ष इसका राइट आंसर होगा अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में। ठीक है, चलिए। अब यहां पर मैं हर्ष से एक और क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक है। हर्ष के द्वारा हर्षवर्धन के द्वारा एक एक चीनी बुद्धिस्ट आया था, उसका नाम क्या है? हर्ष के काल में एक चीनी बुद्धिस्ट आया था, उसका नाम बताओ। हर्ष के काल में एक चीनी बौद्धिस्ट आया था, उसका नाम बताइए। हेनसांग। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, हर्ष किस डायनेस्टी से था जी? हर्ष इज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? हर्ष का संबंध किस शासन काल से है? बिल्कुल, पुष्यभूति। अच्छा, इसके काल में दो राजधानी थी। इस इनके पुष्यभूति वंश जो है, पुष्यभूति डायनेस्टी, इसके काल में दो भारत में राजधानी थी। कहाँ कहाँ थी बताओ? दो कैपिटल इन्होंने बना रखा था भारत में। दो कैपिटल, दो कैपिटल था, बताइए। थानेश्वर और मथुरा। या आप मथुरा नहीं, कन्नौज कह सकते हैं, थानेश्वर और कन्नौज। ठीक है, ये दो कैपिटल इन्होंने डेवलप कर रखे थे अपने टाइम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128। आगरा का किला किसके द्वारा बनाया गया? ये तो तुम लोग को आंसर इसका पता होगा। आगरा का किला किसने बनवाया जी? आंसर बताइए इसका सब लोग फटाफट। आंसर बताओ। आगरा का किला किसने बनवाया? बोलो। आगरा का किला किसने बनवाया था जी? आंसर दीजिए सर। हमारा होमवर्क, होम टाउन आगरा है। ओहो, क्या बात है नवीन, बढ़िया। तो आगरा का किला बनवाया भाई साहब अकबर ने। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है नवीन, बहुत खुशी हुई। ठीक है, तो आप कहाँ से हैं सर? गौतम, बिल्कुल बताऊंगा। पहले अपन क्वेश्चन कर ले, फिर अपन उस पर बात करेंगे। आगरा किला अकबर ने बनवाया था। आप जानते हैं, पहले उसने फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी स्थापित की। उसके बाद वहां पानी नहीं होने की वजह से उसे शिफ्ट होना पड़ा। और फिर उसने आगरा के किले का निर्माण करवाया आगरे में। वो भी लाल किला है, दो ही लाल किले हैं इंडिया में। ठीक है। और एक तो दिल्ली में है और एक आगरा में है। तो आगरा वाला अकबर ने बनवाया और दिल्ली वाला शाहजहां ने बनवाया था। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। दारा सिकोह ने अपने भाई डैश के साथ संघर्ष में मारा गया। किसके साथ मारा गया था जी? दारा सिकोह ने किसके साथ फाइट किया था? औरंगजेब के साथ। ये दोनों ही किसके पुत्र थे? शाहजहां के। ठीक है। औरंगजेब के बचपन का नाम बताओ भाई। इसके औरंगजेब के बचपन का नाम क्या था रोहित नवीन? औरंगजेब के बचपन का नाम बताओ। औरंगजेब के बचपन का नाम बताओ। औरंगजेब के बचपन का नाम बताओ। आलमगीर। आलमगीर तो उपाधि ली थी गौतम उसने, आलमगीर की। बचपन का नाम बताइए। औरंगजेब के बचपन का नाम। औरंगजेब का चाइल्डहुड नेम क्या है? औरंगजेब के बचपन का नाम बताओ भाई।
क्या हुआ? औरंगजेब के बचपन का नाम? चलिए, आलमगीर नहीं था। ध्यान दीजिए इधर, नाम मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, ध्यान आता है तो बताता हूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 130 नंबर का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर दीजिए। अल बरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब उपमहाद्वीपीय लेखा का लेखाजोखा मिलता है, नाम क्या था? वो जो क्वेश्चन अपन ने सबसे पहले पूछा था, उसी को घुमा के दूसरे अर्थों में एक क्वेश्चन पूछा है। उसका नाम किताबुल हिंद है। ठीक है, अल बरूनी ने इसे अरबी में लिखा था, और ये भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जो संरचना थी उसके बारे में हमें इसकी जानकारी मिलती है किताबुल हंस से। ये किताब किसके टाइम पीरियड में? महमूद गजनी के टाइम पीरियड में लिखी गई। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? बताओ भाई, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? राइट आंसर इज बी, गजनी का सुल्तान था वो। ठीक है, अच्छा, सुल्तान महमूद के बाप का नाम क्या था जी? इसके फादर का नाम, जिससे वो इंस्पायर हुआ था, जिससे इंस्पायर होकर उसने अटैक किया था भारत पर। ठीक है, सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन से इंस्पायर, सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी था महमूद गजनी, गजनी का सुल्तान, जिसने अटैक किया भारत पर। ठीक है, पहला आक्रमण 1001 में हुआ, और उसके बाद अंतिम आक्रमण 1025 में इसका हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 132 नंबर का आंसर बताओ। अकबर डैश वर्ष की आयु में सम्राट बना था? अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना? सबको मालूम होगा। उम्र थी उसकी 13 वर्ष की। आप देखेंगे कि उसकी कम इसी उम्र में आ, उसके जो सेनापति थे, क्या नाम था उनका सेनापति का? सेनापति का नाम बताओ, अकबर के सेनापति का। बिल्कुल, बैरम खां। बैरम खां से विवाद हो गया। बैरम खां को डिफीट किया और उनको कहा कि भाई आप मक्का मदीना जाएंगे या निर्वासित होकर जीवन जिएंगे? उन्होंने कहा मक्का मदीना जाएंगे। गुजरात में कुछ अफगानों ने घेर के उनकी हत्या कर दी, और इन्हीं की वाइफ थी, ठीक है, इसकी बैरम खां की, सलीमा बानू बेगम। सलीमा बानू बेगम से अकबर ने निकाह कर लिया, और उनका बेटा था अब्दुल रहीम, उसको भी अपना लिया और उसको खाने खाना की उपाधि दी, अपने दरबार में रखा। तो यहाँ पर देखेंगे उस समय उम्र 13 साल की थी इसकी अकबर की, जब वो सुल्तान बना, मतलब बादशाह सलामत बना था। ठीक है, सबसे कम उम्र में। इसीलिए भाई साहब को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, और ये निरक्षर ही रह गए, अशिक्षित ही रह गए। लेकिन इसकी आईक्यू बहुत ही तेज थी। और आप देखेंगे कि इतिहास में दो ही लोगों को ग्रेट माना जाता है जिनके नाम के साथ ग्रेट लगता है। किसके किसके नाम के साथ ग्रेट लगता है जी? आंसर बताओ। भारतीय इतिहास के वो दो कौन महान लोग हैं जिनके नाम के साथ ग्रेट शब्द इस्तेमाल किया जाता है? बिल्कुल, गौतम, अकबर और अशोक। अशोका द ग्रेट, क्योंकि उसने भी, आप देखेंगे, युद्ध विजय की जगह धम विजय का रास्ता अपनाया, प्यार मोहब्बत और दिल आशिकाना की बातें करी, और उसके आधार पर शासन किया। वैसे ही आप देखेंगे अकबर ने भी धार्मिक सहिष्णुता, सेकुलरिज्म को फॉलो किया, सभी धर्मों के प्रति आस्था थी। सभी धर्मों के जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनको बुलाना, उनसे डिस्कशन कराना, और अच्छी चीजें उसको अडॉप्ट करना। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे कि जोधा बाई का महल कहाँ है? जोधा बाई का महल कहाँ है? वेयर इज सिचुएटेड? जोधा बाई का महल कहाँ है, कौन बताएगा? जोधा बाई का महल कहाँ है जी? आंसर बताओ फटाफट। जोधा बाई का महल कहाँ है? कौन बताएगा? जोधा बाई का महल कहाँ है जी? रिप्लाई तो करो। ओहो, रोहित, फतेहपुर सीकरी में, बिल्कुल। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है, ये भी ध्यान रखेंगे, फतेहपुर सीकरी में। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 का, डैश को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया? किसको शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया था जी? आंसर दो। इसका आंसर देंगे। किसको कैद कर लिया? हम्म, किसको कैद कर लिया था भाई?
बिल्कुल, अपने पापा को, शाहजहां को। और शाहजहां 8 वर्ष तक कैद में रहे और 1666 ईस्वी में 74 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हो गई। इनके साथ इनकी बेटी जहां आरा, ये इनके साथ कैद में रही, जिनकी सेवा करी शाहजहां की। ठीक है, तो 8 वर्ष तक कैद में रहे थे। अच्छा, यहाँ पर एक पापा जी को, यहाँ पर एक क्वेश्चन औरंगजेब से है। मुझे ये बताइए कि अ, एक संधि करी थी औरंगजेब ने किस इनके साथ, शिवाजी के साथ, उस संधि का नाम बता दो। एक संधि करी थी औरंगजेब ने शिवाजी के साथ, उस संधि का नाम क्या है? उस संधि का नाम बताइएगा मुझे कि उस संधि का नाम क्या है जी। हम्म पुरंदर की संधि कब हुई थी जी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? बिल्कुल। और धोखे से शिवाजी ने कैद करके, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा था? किस किले में रखा था, ये भी नाम बता दो। शिवाजी को धोखे से औरंगजेब ने कैद करके किस किले में रखा था, या किस महल में रखा था? नहीं गौतम, उसका नाम है जयपुर महल। और ये जयपुर महल कहाँ है? कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। 1665 में पुरंदर की संधि हुई, और इस पुरंदर की संधि के तहत दिल्ली में नहीं है रोहित, रॉन्ग आंसर, आगरा में है। ये जयपुर महल आगरा में है जी। और यहीं पर शिवाजी को उसने कैद करके रखा था। और शिवाजी बहुत गुप्त तरीके से यहां से भाग गए, उसको पता भी नहीं चला। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये जयपुर महल था। और इसी महल में औरंगजेब ने, जो आगरा में है, और इसी महल में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद करके रखा था। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक चीज, एक और सवाल का जवाब बता दो मुझे कि मुगल कालीन सबसे बड़ा सिक्का जो था उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा क्वाइन का नाम क्या है मुगल काल के? मुगल कालीन सबसे बड़ा जो क्वाइन है, उस क्वाइन का नाम क्या है? ठीक है, एक तो ये बताना है। और दूसरा, उस टाइम में कौन सा क्वाइन सबसे ज्यादा पॉपुलर था, प्रचलित था? ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है मुझे, कि सबसे बड़े सोने के सिक्के का नाम और सबसे फेमस क्वाइंस कौन था, उसके बारे में बताना है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, बताइए। नहीं पता गौतम? रोहित? असरफी नहीं, असरफी इनार दिनार मीनार तो ये हुआ करता था भाई साहब, असरफियां हुआ करती थी पहले। सोने की ये सरफियां प्राचीन काल में। नहीं, देखो, सोने का सबसे बड़ा सिक्का था उस समय का, उसको बोलते थे संसव। और सबसे प्रचलित मुद्रा थी इलाही। सबसे प्रचलित जो करेंसी थी उस समय की, उसको बोलते थे इलाही। ठीक है, और सबसे जो बड़ा सोने का सिक्का था, उसका उसको बोलते थे संसद। और मूल अर्थव्यवस्था में जो आधार था, वो था सबसे ज्यादा, मतलब लेन देन होता था, वो था चांदी का रुपया। ठीक है, जो लेन देन के लिए इस्तेमाल होता था इकोनॉमी में। और सबसे बड़ा सोने का सिक्का संसद, और सबसे प्रचलित मुद्रा इलाही थी मुगल काल में। क्लियर हुआ? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो, जल्दी रिप्लाई करो मुझे। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134 कहता है, मुर्शिद कुली खां, अलीबर्दी खां और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे भाई? ये तीनों कहाँ के नवाब थे? तीनों कहाँ के नवाब थे? बंगाल के। अगर इनका ऑर्डर लगाओगे तो कैसे लगाओगे?
पहले सिराजुद्दौला होगा, अलीवर्दी खां होगा, या मुर्शिद कुली खां होगा? ऑर्डर बताओ इनका, इन तीनों रूलर्स का ऑर्डर बताओ मुझे। आंसर तो बंगाल है, ये तीनों के तीनों बंगाल के शासक थे। लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर पूछूं कि ये टाइम पीरियड, तो उस टाइम पीरियड में कैसे लगाएंगे आप? इनमें से कौन पहले था? सिराजुद्दौला पहले था, अलीवर्दी खां था, या मुर्शिद कुली खां था? बताओ। मुर्शिद अली सिराज, वेरी गुड। पहले मुर्शिद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां, और फिर सिराज। सिराज से पहले अलीवर्दी था, और इस सबसे पहले इसका फाउंडर मुर्शिद कुली खां ही था। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कि शेर खां डैश को चौसा और कन्नौज के में युद्ध में हराकर ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य हुआ। कौन जी? कौन भागने के लिए बाध्य हुआ? हुमायूं। राइट आंसर हुमायूं। चौसा और कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को डिफीट किया था, और इस युद्ध में ये ईरान की तरफ भागने को तैयार हुआ था। चलिए एक क्वेश्चन बताइए। आना सिक्को, आना अपन आज पढ़ते हैं ना जी, एक आना मतलब पहले कहते थे आना, एक आना, दो आना। इस आना सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया? आना सिक्कों की शुरुआत किस मुगल सम्राट के द्वारा, मुगल रूलर के द्वारा स्टार्ट किया गया? आना किसके द्वारा शुरू किया गया जी? एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा रुपए, ठीक है, रुपये की ढलाई किस मुगल शासक के काल में हुई? सबसे ज्यादा ढलाई हुई भाई रुपये की। ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, और ये भी पूछा है। आना, आना सिक्कों का प्रचलन किसके द्वारा शुरू किया गया? गौतम, गलत आंसर है। शेरशाह नहीं है। शेरशाह ने चांदी के दाम और रुपये शुरू किए। ठीक है, दाम और रुपये शुरू किए। और ये कह रहा आना और सर्वाधिक ढुलाई, मतलब कॉइन्स की सबसे ज्यादा प्रिंटिंग किसके काल में हुई? रोहित, तुम्हारा आंसर भी गलत है। सोचो और सोचो आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं। बताऊं इसका आंसर? सर ढलाई भी तो उसी थी में हुआ था, उसी टाइम में हुआ था। गौतम, किसके टाइम में नहीं, ढलाई हुई थी, रुपया शुरू किया उसने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रिंटिंग की बात मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रिंट किसके काल में हुआ? मैं सबसे ज्यादा प्रिंट की बात कर रहा हूं। मैक्सिमम ढलाई शुरू हुई। ढलाई तो पहले क्या होता था, पंचिंग की जाती थी कॉइन्स की गरम करके, और फिर उसके बाद उन्होंने इसी तरह की पंचिंग करके कॉइन्स इशू किए जाते थे टकसाल में। अरे गुप्त काल में नहीं भाई, मैंने ये गुप्त काल में तो ये पूछा है कि सोने की सर्वाधिक मुद्रा किसके द्वारा जारी की गई, तो वो गुप्त काल है। सर्वाधिक मुद्रा। एक और क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक प्योर करेंसी, प्योर गोल्ड कॉइन्स किसके द्वारा जारी किए गए, तो कुषाणों के द्वारा जारी किए गए थे। उनकी प्योरिटी गुप्तों से बेहतर थी, ये भी ध्यान रखिएगा। यहां मैं पूछ रहा हूं, ये है आना सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था शाहजहां ने। ठीक है, और ढलाई जो सबसे ज्यादा हुई है कॉइन्स की, वो हुई है भाई साहब औरंगजेब के काल में। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन यहां पर आप ध्यान रखिएगा। आना सिक्कों का प्रचलन से शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया आना, और ढलाई सबसे ज्यादा क्वाइंस की प्रिंटिंग जो हुई वो है औरंगजेब का टाइम पीरियड। क्या मैं उम्मीद करूं कि ये बातें समझ में आई सबको? अरे समझ में आई कि नहीं? यस और नो रिप्लाई करोगे कुछ? गौतम, ये जो तुम गुप्त लिख रहे थे वो क्लियर हो गया तुम्हारा? हो गया? क्लियर हुआ? रोहित, नवीन, क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे इन फैक्ट्स को। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
तो चलिए आज की क्लास बस यहीं खत्म करते हैं, और कल अपन इसको मेडिएवल को खत्म करके मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। और मॉडर्न पर अपन ने ज्यादा क्वेश्चन लिए हैं, मतलब ज्यादा का मतलब 250 के करीब में, क्योंकि मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मॉडर्न पर अपन ज्यादा डेप्थ में डिस्कशन करेंगे और उन पर बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम यहीं पर, इसी टाइम में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस नाइट। आपका आपकी रात्रि शुभ हो।